जय हिंद दोस्तों, दिस इज़ दीक्षा दिस साइड एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड फ्लोरिश। तो हमारा क्लास 7th जियोग्राफी की सीरीज़ में अपना नेक्स्ट चैप्टर है वाटर। इसके पहले के चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, आपने नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर देखें ताकि आपको ये नए चैप्टर समझ में आए। तो टेरेरियम क्या होता है? हमने इस चैप्टर में वॉकर साइकिल को समझने के लिए अपनी अर्थ को टेरेरियम से कंपेयर किया है। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा ना कि टेरेरियम आखिर क्या होता है। तो देख रहे हैं, ये एक जार है, ठीक है, ये एक जार है। हमने सबसे पहले इसमें क्या डाली, मिट्टी डाली, उसके बाद थोड़ा सा इसके ऊपर ह्यूमस वगैरह डाला, फिर एक बड़ा प्लैंक के बीच में लगाया, आसपास छोटे मोटे प्लैंक्स लगाए, फिर हमने इसमें वाटर स्प्रिंकल कर दिया, फिर हमने इसके ऊपर ढक्कन बंद कर दिया। अब इसमें क्या होगा, जो भी हमने वाटर इसमें डाला है वो इवेपोरेट होगा, फिर इस ढक्कन पे लगेगा, फिर कंडेंस होकर के वापस से बरस जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि टेरेरियम मतलब क्या, कि हम जितना वाटर इनपुट कर रहे हैं, जितना वाटर इसके अंदर है, हमेशा उसकी क्वांटिटी उतनी ही बनी रहेगी, भले उसका फॉर्म चेंज हो। प्रेसिपिटेट पहले क्या हुआ, पहले इवेपोरेशन हुआ, भाप बन के ऊपर गया तो उसका पानी का फॉर्म चेंज हुआ ना, फिर कंडेंस होकर के नीचे आया, उसके फॉर्म चेंज हो रहे हैं लेकिन उसकी क्वांटिटी में कोई कमी नहीं आ रही है। तो यही होता है टेरेरियम, ठीक है ना। एक आर्टिफिशियल इंक्लोजर है जिसमें कि प्लैंक्ट को लगाया गया है। हम अपनी अर्थ को उससे कंपेयर करेंगे आगे, जब करेंगे जस्ट अ मिनट, फिर आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो द सन्स हीट, जो सन की हीट है उससे क्या होता है, इवापोरेशन होता है पानी का, उससे बाद वो वेपर बनता है, फिर वेपर ठंडे होकर के कंडेंस होते हैं और क्लाउड का फॉर्म ले लेते हैं। ये हम प्रीवियस चैप्टर में ही पढ़ चुके थे कि पानी है समुद्र का, नदी का, फिर वो इवापोरेट होकर के ऊपर उड़ेगा, फिर क्या होगा, वेपर बनेगा, फिर वो उन वेपर्स जब ठंडे होंगे तो वाटर ड्रॉपलेट्स का रूप ले लेंगे, और जब ये बहुत ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स हो जाती हैं तो इन्हीं ग्रुप को क्या कहते हैं, इतना गंदा हो गया, इन्हीं ग्रुप को क्या कह देते हैं, क्लाउड कह देते हैं, ठीक है। तो ये पूरा एक साइकिल चलता रहता है। फिर क्या होता है, जब वो बादल बहुत भारी हो जाते हैं, अब वो फ्लो नहीं कर सकते, बह नहीं सकते, बहुत भारी हो गए हैं, तो फिर क्या करेंगे, वो बरस जाते हैं लैंड पे, ज़मीन पे, समुद्र में, है ना, इन फॉर्म ऑफ रेन, स्नो, स्लीक के रूप में बरस जाते हैं, ठीक है। ये सब हमने एक्चुअली ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना क्योंकि प्रीवियस चैप्टर में ये अच्छे से ही पढ़ ही लिया था हमने। द प्रोसेस बाय विच वाटर कॉन्टिन्यूअली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशियंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज वाटर साइकिल। देखो, परेशान नहीं होना है, अच्छे से क्लियर करते हैं। उन्होंने जो भी कहा है, अरे यार ये जूम आउट नहीं हो रहा, ये ओशन है, अरे ये ओशन है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, पानी इवेपोरेट हो रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पानी सबसे पहले क्या होगा, इवेपोरेट होगा, उसके ऊपर जाएगा, कंडेंस होकर के बादल का फॉर्म लेगा, फिर उसके बाद ये पर्सिपिकेशन, देखो यहाँ लिखा है पर्सिपिकेशन, फिर ये बरस जाएगा। तो पानी यहाँ से चला, इवेपोरेशन हुआ, उसका ऊपर गया, कंडेंस होकर के बादल बनाया, फिर बरस गया। यानी कि ये पानी का फॉर्म में चेंजेस हुआ धरती पर, पानी के फॉर्म में, उसके रूप में चेंजेस हुआ, इवेपोरेट हुआ, बादल बना, फिर पानी बरस रहा है, उसके फॉर्म में चेंज हुआ। लेकिन उसकी क्वांटिटी में चेंज हुआ क्या, ध्यान से देखिए, उसकी क्वांटिटी में चेंज हुआ। पानी यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पहुँचा, फिर पहाड़ों पे बारिश हुई, वर्षा हुई, उसके बाद वापस से ये पानी इसी में आके मिल गया। यानी कि उसकी जो क्वांटिटी है वो उतनी ही रह रही है, बशर्ते उसके फॉर्म में चेंजेस होता है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं वाटर साइकिल। देखिए नीचे लिखा है, इसी को बोलते हैं वाटर साइकिल, और ये यहीं पे यही चीज़ लिखी हुई थी, द प्रोसेस बाय विच वाटर कॉन्टिन्यूअली चेंजेस एक फॉर्म, अपनी फॉर्म को कॉन्टिन्यूसली चेंज करता रहता है और सर्कुलेट होता रहता है, कहाँ, बिटवीन ओशियन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड। तो देखो सबसे पहले ओशन में था, ओशन से कहाँ गया, ओशन से आया एटमॉस्फेयर में, उसके बाद आकर के यहाँ लैंड पे आके बरस गया, फिर वापस से आकर के यहीं पे मिल गया। तो ये क्या है, यही उसका जो है कि उसका सर्कुलेशन है ना, और इसी को क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। क्लियर
होपफुली क्लियर होगा आपको। आगे पढ़ते हैं। आवर अर्थ इज़ लाइक अ कैरेरियम। अभी मैंने कहा था ना कि हम वॉकर साइकिल को समझने के लिए कैरेरियम को हम कंपैरिजन करेंगे। तो हमारी अर्थ कैसी है? कैरेरियम जैसी है। क्यों? क्योंकि जितना पानी था आज से सेंचुरीज़ पहले, आज से शताब्दियों पहले जितना पानी था अर्थ पे, आज भी उतना ही पानी है, लेकिन उसका बस फॉर्म चेंज होता रहता है। ठीक है ना, इसीलिए हमने कैरेरियम पढ़ा था। अब जैसे कि मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि जो भी पानी हम इरिगेशन में हरियाणा में यूज़ किया जाता है तो वो बहुत साल पहले अमेज़ॉन रिवर में बहता होगा, है ना। मतलब कि देखो पानी यहाँ से वहाँ जा सकता है, उसकी फॉर्म चेंजेस हो सकती हैं, लेकिन अर्थ पे उसकी क्वांटिटी नहीं बदलती है। यही समझाने की कोशिश की गई है यहाँ पे। द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर द रिवर्स। फ्रेश वाटर मतलब क्या? कि जो पानी हम पी सकें, जो हमारे लिए पीने लायक है। तो उसके मेजर सोर्सेज, मुख्य स्रोत क्या क्या हैं? रिवर्स, नदियाँ हैं, पॉइंट्स हैं, स्प्रिंग्स, झरने हैं और ग्लेशियर्स हैं। ठीक है। ओशन बॉडी में जो पानी है और जो समुद्रों सी में पानी है वो सॉल्टी वाटर है, हम सबको पता है, उसमें नमक मिला हुआ है, सॉल्टी वाटर है या फिर सेलाइन बोलते हैं उसको। ठीक है ना। इसमें इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट। इसमें क्या है? बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक मिला हुआ है, और या फिर हम उसको सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। वही सोडियम क्लोराइड जो हम और आप डेली सब्जी और पता नहीं क्या क्या किस चीज़ में डाल करके खाते हैं। लेकिन अब उसको पानी में तो नहीं पी सकते ना, अगर पानी में इतना नमक है तो नहीं पिया जा सकता ना। तो फ्रेश वाटर कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि फ्रेश वाटर हमारी अर्थ पे समुद्र तो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बड़े बड़े समुद्र हैं, लेकिन क्या वो समुद्र का पानी फ्रेश है? नहीं। तो वही कह रहे हैं मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर क्या है? रिवर्स हैं जो हम गंदी करते जा रहे हैं, पॉइंट्स हैं जो आजकल एकदम ख़त्म होते जा रहे हैं, स्प्रिंग्स हैं और ग्लेशियर्स हैं। और ग्लेशियर से पानी पाना एकदम नामुमकिन है। ग्लेशियर पे जाकर के आप पानी पीने के लिए ला सकते हो क्या? ये एकदम असंभव सी बात है ना। तो मेजर सोर्स क्या है पानी का? हमें कहाँ से पानी मिलता है? तो अंडरग्राउंड वाटर, भूमिगत जल मिलता है, या तो हम लोग नदियों से लेते हैं या तालाबों से लेते हैं। तालाब अब रेयरली ही होते हैं कहीं, है ना। और बाकी जो समुद्र है उनका पानी तो बिल्कुल पीने लायक नहीं है। ठीक है। ये मैप है, अगर आप चाहें देखना तो आप देख सकते हैं। ये टर्न नहीं होगा तो आपको अपना फ़ोन टर्न करना पड़ेगा। मैप में इसमें क्या मेजर सी वगैरह दिखाए गए हैं, और एक्चुअली इसको फ़ोन मेजर सी दिखाए गए हैं। इधर देखिए, ये पैसिफिक ओशन, इधर पैसिफिक ओशन, ये पैसिफिक ओशन। एक्चुअली अर्थ हमारी ऐसे है ना, तो जब इसको खोलेंगे तो ये जब इसको बीच से कट करके खोलते हैं तो ऐसे होती है ना। दैट्स वाई पैसिफिक ओशन आपको ऐसे इधर उधर दिख रहा है। फिर ये अपना इंडियन ओशन और सदर्न ओशन, फिर इधर अटलांटिक ओशन, ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ। ठीक है। और कुछ मेजर सीज़ हैं, आप इसको जूम करके पढ़ सकते हैं। अभी इस पर बताना मुझे थोड़ा पॉसिबल नहीं लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़। अभी हमने देखा ना कि मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर कहाँ है? रिवर्स, स्प्रिंग्स, ग्लेशियर्स, यहीं पे मिलता है। तो हम देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। देखो हमारी अर्थ पे 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस पानी से भरा है, लेकिन तब भी देखते हैं सूखा पड़ गया, इस जगह पानी की कमी है, उस देश में पानी की कमी है। तो ऐसा क्यों भाई? जब 3/4 है हमारे यहाँ पानी, तो वो जो 3/4 पानी है ना, देखो इधर ओशियन में सबसे ज़्यादा है 97%। और ये कैसा है? सलाइन वाटर है, ये पीने योग्य ही नहीं है। यानी कि 97% ऑफ वाटर हमारी अर्थ पे सलाइन वाटर है, हम उसका यूज़ नहीं कर सकते। और बाकी जो है ये इतना फ्रेश वाटर है। उसमें देख लीजिए आइस कैप्स यानी कि ग्लेशियर वगैरह में 2%, ग्राउंड वाटर 0.68, फ्रेश वाटर लेक्स में 0.009, सीज और इन सब में इतना, एटमॉस्फेयर में इतना, रिवर्स में 0.0001। तो इस तरह ये वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब देख लीजिए, इसीलिए कहते हैं पानी बचाओ, क्योंकि भाई 97% सलाइन वाटर है, केवल 3% पानी है जो हमारा फ्रेश वाटर है, उसमें से भी ग्लेशियर्स वगैरह में है जिनको हम यूज़ नहीं कर सकते। और कितना हम यूज़ कर सकते हैं? बहुत ही थोड़ा सा ही हम केवल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ओशियन सर्कुलेशन, उसमें उतनी चीज़ बताने वाली थी, और ये एक्टिविटी है जो आप अपना घर पे आप
हाँ ये वही मैं कहूँ, कुछ रह गया। जो भी कह रहे थे हम लोग, सैलाइन वाटर क्या होता है, सैलिनिटी क्या होती है वो देखते हैं। तो पानी में, समुद्र के पानी में नमक है, उसी को बोलते हैं सैलिनिटी, ठीक है, उसी को सैलिनिटी बोलते हैं। और वो कैसे डिसाइड होती है? सैलिनिटी इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन द ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर, यानी कि पर 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर में कितने ग्राम नमक है, सॉल्ट है, इसी से डिसाइड होती है वो पानी की सैलिनिटी, उसी को सैलिनिटी बोलते हैं। अब गेग सी है इज़राइल में, उसमें कोई डूबता नहीं है। क्यों नहीं डूबता है? क्योंकि भाई उसमें पर लीटर में 340 ग्राम जो है कि नमक ही नमक है। तो वो कैसे डूबेंगे? क्योंकि वो डेंस हो जाते हैं समुद्र। कैसे ये सी क्या हो गया है? डेंस हो गया है, इसमें कोई डूबता नहीं, ऊपर फ्लोट ही करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। तो ये जैसे फैक्ट था, डू यू नो फैक्ट, राइट। आगे बढ़े, शैल वी मूव? यस, ओके। ओशियन सर्कुलेशन क्या होता है? देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयर फीट ऑन द सी शोर, द वेट सैंड ऑन द बीच एंड कूल ब्रीज, द सी बर्ड्स, द स्मेल ऑफ द सॉल्ट इन द एयर एंड म्यूजिक ऑफ द वेव्स, एवरीथिंग इज सो फैसिनेटिंग। एग्जैक्टली, इवन रीडिंग दिस इज सो fascinating. It feels like I'm reading any literature book. काफ़ी अच्छी लाइन है, उन्होंने सी ब्रीज़ और समुद्र के किनारों की बात की है और बहुत ही बीचेस की तारीफ़ की है इसमें। आगे बढ़ते हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये कह रहे हैं कि अनलाइक द काम वाटर्स ऑफ द पॉन्ड्स एंड लेक्स, पॉन्ड और लेक में एकदम सर्टेन काम वाटर रहता है ना, लेकिन ओशन का जो वाटर है ना, कीप्स मूविंग कॉन्टिन्यूसली, हमेशा कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहता है। इट इज़ नेवर स्टिल, कभी शांत नहीं रहता। The movements that occur in oceans can be broadly categorized, और जो भी ओशन में मूवमेंट्स होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? ओशन के मूवमेंट को क्या बोलते हैं? अब यहाँ से क्वेश्चन आया जो आपको पता होना चाहिए। वेव्स बोलते हैं, टाइड्स बोलते हैं और करेंट्स बोलते हैं। तो वेव्स, टाइड्स एंड करेंट्स क्या है? ये ओशन के मूवमेंट्स हैं। ओशन के क्या है? मूवमेंट्स हैं, वेव्स, टाइड्स एंड करेंट्स। अभी इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। ये पैसिफिक ओशन दिख रहा है? कमेंट सेक्शन में जरा पैसिफिक ओशन की मुझे लोकेशन कमेंट करें, ठीक है ना? थोड़ा कुछ आपको भी करना चाहिए। वेव्स क्या होती हैं? अभी हमने पढ़ा ना, वेव्स हो गई और करेंट्स हो गई, ये सब क्या है? ये ओशन के मूवमेंट्स हैं। तो एक एक करके इन्हीं मूवमेंट्स को हमको पढ़ना है। देखो, जब भी इसमें एक एग्जांपल दिया कि जब भी आप समुद्र के बीच पे खड़े हैं और आप बॉल से खेल रहे हैं और आपने अपनी बॉल समुद्र में फेंकी तो वापस आपके पास आ जाती है, तो वो कैसे आ जाती है ये आप ढूंढने की कोशिश करें। अभी हम वेव्स को जब क्लियर करेंगे तो ये क्वेश्चन अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखो क्या होता है, व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन के सरफेस, ये ओशन है, उसके सरफेस पे जब पानी उठता है और वापस से सिमल्टेनियसली गिरता है, इसी को वेव्स कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? वेव्स कहते हैं। इसको मैं हिंदी में लिख दूं तो शायद आप ज़्यादा, इसी को लहर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को लहर कहते हैं। आज इतना डिस्टर्बेंस हो रहा है मुझे रिकॉर्डिंग में, पता नहीं क्यों। इसी को क्या कहते हैं? लहर कहते हैं, वेव्स। आपको तो लहर पता ही होगा ना, तो आप इससे रिलेट कर लेंगे। लेकिन क्या होता है जब, सॉरी आज पता नहीं क्या हो रहा है, हाँ, ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, जब स्टॉर्म आता है, तूफ़ान आता है, तो हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं। मतलब हवाएं तेज़ चलती हैं तभी तो उस वजह से तूफ़ान आता है, तो उस वजह से बहुत बड़ी बड़ी ह्यूज वेव्स मतलब कि समुद्र में आती हैं। और इससे बहुत दीज में कॉज ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्शन, बहुत भयंकर तबाही मचाती हैं, ठीक है ना। जब भी अर्थक्वेक आता है या वॉल्केनिक एरप्शन होता है, ज्वालामुखी वगैरह फटते हैं, या फिर अंदर की जो टेक्टोनिक प्लेट्स, लैंडस्लाइड्स वगैरह जो है कि शिफ्ट होती हैं, इससे क्या होता है? ओशन में बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है, उसके पानी में, उसका पानी बहुत ज़्यादा मूव करता है, और इस वजह से क्या होता है? बहुत बड़ी बड़ी वेव्स आती हैं, जिन्हें हम सुनामी कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। कि ये साइलेंट है तो उसे हम क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। तो सुनामी क्या है? नॉर्मल पानी का उठना और सिमल्टेनियसली गिरना, ये वेव है। लेकिन इन्हीं वेव का बहुत ह्यूज हो जाना, बहुत बड़ी हो जाना सुनामी होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं।
और ये सुनामी की जो वेव्स हैं वो कितनी बड़ी हो सकती हैं, 15 मीटर तक हो सकती हैं, ठीक है। और जो सबसे बड़ी सुनामी अभी तक मेजर की गई उसकी वेव्स 150 मीटर हाई थी, ठीक है ना। और ये जो वेव्स हैं कितनी स्पीड से ट्रैवल करती हैं, 700 किलोमीटर पर आवर, मोर देन 700 किलोमीटर पर आवर। आई गेस ये जो प्लेन्स हैं, एरोप्लेन्स वगैरह, इनसे भी ज़्यादा तेज़ है क्या ये। और सबसे भयंकर सुनामी जो आई थी इंडिया में 2004 में आई थी, बहुत ज़्यादा इसने डैमेज किया था। और हमारे इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है जिसको कहा जाता था इंदिरा पॉइंट, जिसको क्या कहा जाता था, इंदिरा पॉइंट, ये कहाँ है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में था। और अभी की ये सुनामी की वजह से ये सबमर्ज्ड हो गया है, पानी में डूब गया है। अब ये इंदिरा पॉइंट दिखता नहीं है, ये समुद्र के अंदर ऐसे चला गया है, ठीक है ना, जो सदर्न मोस्ट पॉइंट था। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ओके। तो यहाँ पे उसी सुनामी के बारे में बताया गया है। 26 दिसंबर 2004 को ये सुनामी आई थी। क्यों आई थी, एक्चुअली अर्थक्वेक की वजह से आई थी, जो कि वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ सुमात्रा में आया था। और इसका जो मैग्नीट्यूड था 9 रेक्टर स्केल इसका मैग्नीट्यूड था। इस वजह से जो है कि इंडियन जो प्लेग है वो बर्मा प्लेग की नीचे आ गई थी, और इस वजह से बहुत मूवमेंट हुआ सी फ्लोर में, और पानी इधर से उधर गया, और जो है कि बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी लहरें आईं, और हमारा जो सदर्न मोस्ट पॉइंट था वो डूब गया। और केवल यही कंसर्न नहीं है कि सदर्न मोस्ट पॉइंट डूब गया, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था सी कोस्ट पे, ठीक है। तो ये पूरा सुनामी के बारे में है, आप पूरा देख सकते हैं और स्टोरी जैसा है, पढ़ सकते हैं एज अ न्यूज़पेपर। आगे हम कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। काइक्स, हमने वेव्स देखा, हमने सुनामी देखा, अब हम देखेंगे काइक्स क्या होता है।